तो एससीईआरटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में मेरठ से मैं शिवाली जायसवाल आप सभी का अपनी टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी जो हैं हमारी जो निर्धारित प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करेंगे। अगर आपको कोई ऑडियो या वीडियो की प्रॉब्लम है तो वो आपके एंड की तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको रिजॉइन करिए, फिर से आपका सही हो जाएगा। तो आज का सत्र प्रारंभ करते समय मैं आप सभी को पिछली कड़ी से जोड़ते हुए ले जाती हूँ। कल हमने जो पढ़ा था, हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था और आज इस प्रशिक्षण में हम सभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और किस प्रकार से ये कार्य करता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण के पश्चात आपको निम्न अधिगम प्रतिभा की प्राप्ति होगी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा के बारे में जानकारी ले लेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आप विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और जो विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उनकी भी जानकारी आपसे प्राप्त हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए, जैसा कि कल हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। निर्देशों का जो समूह होता है जो कंप्यूटर पे हमारे विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं और जिसको हम अक्सर प्रोग्राम कहते हैं, इन्हीं प्रोग्राम और प्रक्रियाओं का जो सेट है वो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं। ये आज जाओ तुम लोग स्पीकर एक ले आओ, एक लीड ले आओ भैया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है हमारे 3 प्रकार के, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आइए समझते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है हमारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को जो नियंत्रित करता है, जितने भी इंटरनल वर्किंग जो होती है आपके कंप्यूटर में, जिसको आपका जो सॉफ्टवेयर जिसके लिए वो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर कहलाता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें बहुत सारे डिफॉल्ट प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर के सारे मूलभूत कार्यों को करते हैं और ज्यादातर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जिससे कि ये सिस्टम के हार्डवेयर के साथ काम कर सके, इंटरेक्ट कर सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण आपने कल भी देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, असेंबलर है, डिबगर है, डिवाइस ड्राइवर है। तो इस तरीके के आपके सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शायद सारे यूजर इस्तेमाल करते हैं। आप रोजाना की जिंदगी में आप मोबाइल से लेकर कंप्यूटर से लेकर डेस्कटॉप से लेकर आप सभी पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये एक प्रकार के विशिष्ट कार्य होते हैं को पूरा करने वाले प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी एप्लीकेशंस के डिफरेंट ऑपरेशंस को संपादित करते हैं। इसी तरीके से ये डिजाइन किए जाते हैं और ज्यादातर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो आपके जो है हाई लेवल लैंग्वेज, हमारी जो रोजाना की इंग्लिश की भाषा है उसमें लिखे जाते हैं। और इस प्रकार के, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई लेटर लिखना है या कोई ऑर्डर बनाना है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, उसमें आपको डिफरेंट मार्जिन्स रखनी है, कलर फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो इन सब के लिए आपको कुछ निर्देशों की आवश्यकता होती है। समूह बन जाता है और इस निर्देशों के समूह से हम जो है डॉक्यूमेंटेशन कर पाते हैं। तो इसके लिए हम अधिकतर वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं जो हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो हम इस प्रकार के जो वर्ड प्रोसेसर है इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। से आप अगर गाने सुनना चाहते हैं तो आप मीडिया प्लेयर का यूज करती हैं, आपको अगर प्रेजेंटेशन देनी है तो आप पावर पॉइंट का यूज करती हैं, आप जो है क्या कहते हैं डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक्सेल या स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, या आपको ऑनलाइन सर्चिंग करनी है, आप अक्सर ही गूगल पे सर्चिंग जो करते हैं तो ये जो ब्राउजर है वो ब्राउजर एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज के भी देखे होंगे, जैसे यार हम रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं, तो रेलवे रिजर्वेशन भी एक प्रकार का, या स्कूल मैनेजमेंट है, पेरोल सिस्टम है, लाइब्रेरी, स्कूल में लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी मैनेजमेंट होता है, तो वो सभी जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपकी कस्टमाइज तरीके से बनाए जाते हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उन्हें कस्टमाइज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप बहुत कंप्यूटर पे यूज करते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कौन कौन हमारे साथ कनेक्ट हुआ है, अपने कंप्यूटर पे आप यूज करते हैं, जैसे कि आपका बैकअप यूटिलिटी होता है, बैकअप बनाने के लिए काम आता है, एंटीवायरस होता है, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के प्रोग्राम्स होते हैं। तो अपना माइक कन्वर्ट कर लीजिए। जी, अब आवाज आ रही है मैम? जी मैम, अब आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, कंटिन्यू करिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब अपना लैपटॉप स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप, या आप अपना मोबाइल भी स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो आपका होम स्क्रीन कुछ टाइम लगाता है लोड करने के लिए, और आप देखते होंगे कि कुछ घूमता घूमता सा नजर आता है एंड्रॉयड फोन्स पे, या आपके विंडोज भी अगर आपका कहते हैं लोड होता है तो आपको कुछ देर लगती है। तो वो जो है एक डिवाइस बैकग्राउंड में एक सॉफ्टवेयर जो है वो स्टार्ट करती है, और ये सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, इसी सब में ये सहायता करता है। अगर और जो दूसरी एप्लीकेशंस आप चला रहे होते हैं उनको टॉप पर चलाने की ये अनुमति प्रदान करता है। तो यह सॉफ्टवेयर भी आप देखेंगे कि ये जब तक कार्य करता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे अपना कहते हैं डेस्कटॉप या लैपटॉप, तो ये तभी से स्टार्ट हो जाता है, और ये जब तक चलता रहता है जब तक कि आप अपना कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो है स्विच ऑफ ना करें। तो ये जो डिवाइस है ये आपकी क्या कहलाती है, ये एक आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है, और ये यूजर और यूजर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम का काम करती है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप स्कूल में एज अ टीचर हैं और आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए आपके पास प्रिंसिपल होता है, जो सारी बातें, जो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके लेता है, या यहाँ पर जो है आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है, और आपका यूजर जो है, यूजर एप्लीकेशन है, वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर की लैंग्वेज से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो मशीन जो जितने भी लेता है इंस्ट्रक्शन, जैसे कल बताया गया था कि वो ऑन एंड ऑफ पे काम करता है, 1 और 0 पे काम करता है। तो उससे कार्य कराने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसको कमांड देने के लिए हमारी जो यूजर एप्लीकेशन के जो कमांड्स हैं वो 0-1 में नहीं होते, उनको लिखना भी आसान नहीं होता 1 और 0 की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस कमांड्स को लेता है, उनको इंटरप्रेट करता है, और उनको 0-1 की फॉर्म में जो है आपका हार्डवेयर में देता है, और हार्डवेयर उसका रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पर एक जो आपका इंटरफेस जो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये माध्यम की तरह हमारी यूजर एप्लीकेशन के बीच और हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज के बीच में काम करता है। आप जैसे जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, ज्यादातर हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बोलते हैं। एक होता है हमारा हार्डवेयर में आपके सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, जैसा कि फिजिकल डिवाइसेस हैं वो आपकी हार्डवेयर है। उसके बाद हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे कई तरीके के होते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे उसके ऊपर की लेयर जो आती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। जो भी एप्लीकेशन आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे सारे एप्लीकेशन हैं। और फिर हमारा सबसे एंड पे आता है हमारा यूजर। तो यूजर इन एप्लीकेशन के द्वारा इंस्ट्रक्शन देता है। ये इंस्ट्रक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर इन इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर रिसोर्सेज को कन्वे करता है, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको यूजर तक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरवर्ड करता है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम
कार्य करता है। तो हम आज के देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सारी इंटरनल रिसोर्सेज को, सीपीयू, मेमोरी को सबको मैनेज करने का काम करता है। ये सारे सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने का काम करता है। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक आधार प्रदान करता है। ये एक माध्यम की तरह, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक माध्यम के रूप में कार्य करता है और यह वातावरण प्रदान करता है जिसमें सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर आप ला के रख दीजिए सिंपली और आप कोई एप्लीकेशन अगर उसमें चलाना चाहेंगे तो वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं करेगी, वो सिर्फ एक खाली डिब्बे की तरह काम करती है। आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण। आप अक्सर देखते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण है, जैसे लाइनेक्स है, विंडोज हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, शायद 90% ऑफ यूजर जो है वो विंडोज का यूज करते हैं। देन हमारे एप्पल का मैकिंटोश है, हमारे पास एंड्रॉयड जो ज्यादातर मोबाइल्स पर यूज होते हैं, एंड्रॉयड IBM के हैं, उबंटू है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो ओपनली आपको मिलते हैं, जहां पर आप सोर्स कोड वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। आइए इसके बाद आगे जानते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के वैसे अगर कहें तो मुख्य कार्य क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है बिल्कुल भी। मैम बताएं विजिबल है क्या? है सर, नेटवर्क इशू होगा, यहाँ स्क्रीन विजिबल है सर। यस मैम, इट इज विजिबल। मैम विजुअल है ये, बहुत अच्छी तरह से हो सकता विजुअल है मैम, विजुअल है। ओके 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 जी। नहीं है, प्लीज चैट बॉक्स में मैम प्लीज आप लोग सभी एक साथ बोलेंगे। आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। स्क्रीन मैम बिल्कुल विजिबल है, आपकी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर है। आप लोग नेटवर्क अपना चेक करिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वैसे बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके, लेकिन मेनली जो हम फंक्शंस कहते हैं जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, फाइल और डेटा का मैनेजमेंट करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जॉब अकाउंटिंग का काम करता है। तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रक्रिया प्रबंधन की। जब भी कोई हम प्रोग्राम रन करते हैं, हमारा जो चलता हुआ प्रोग्राम है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस सीपीयू में जब चलते हैं तो इनको क्रिएट करना, शेड्यूल करना, टर्मिनेट करना, ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो रन करती हुई जो एप्लीकेशन होती है वो प्रोसेस कहलाती है और उसका जो भी उसके लिए क्रिएट करने का काम होता है, उसकी शेड्यूलिंग होती है, उसको उसको देना है, आपको किस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देना है, मेमोरी में कहाँ रखना है, ये सारा काम जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू के समय को भी, जो सीपीयू का समय है उसको भी वो अलग अलग प्रोसेसेस को असाइन करता है, अलॉट करने का काम करता है और वो इंफॉर्मेशन भी साझा करता है। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको सबके बीच में साझा करने का काम करता है। प्रोसेस के मध्य सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारी अगर एप्लीकेशन एक साथ आ जाती हैं तो उनको सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी जो है कि कौन से किस ऑर्डर में एप्लीकेशन जो है आपकी रन करेगी और प्रोसेसर टाइम को भी ये मैनेज करता है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा कार्य है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का कि प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, क्योंकि अदरवाइज सारे प्रोसेस एक साथ अगर वर्किंग में लग जाए तो आपका सिस्टम हैंग होने के चांसेस रहते हैं। एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये माध्यम की तरह काम करता है। जितने भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं वो सबसे पहले तो ये मशीन लैंग्वेज में कहते हैं कन्वर्ट करने का काम करता है और ये जो है सारी कमांड्स को एक देता है। ये कमांड, ये इंस्ट्रक्शन किसी एप्लीकेशन का आया तो ये एप्लीकेशन
प्रिंटर के पास जानी है तो प्रिंटर तक पहुंचाने का काम करता है। अगर ये मॉनिटर में डिस्प्ले होनी है तो ये मॉनिटर पर डिस्प्ले करने का काम करता है। ये एक तरीके से हमारा माध्यम का काम करता है, जोड़ने का काम करता है हमारी एप्लीकेशंस, हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को। बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी के बिना आपका कंप्यूटर कोई काम नहीं हो सकता। तो मेमोरी जो है कंप्यूटर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, और एप्लीकेशन हमारे अच्छे से रन करें इसके लिए हमें मेमोरी की जरूरत होती है, रैम की आवश्यकता होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है, और यह प्रोसेसर के एग्जीक्यूट तक होता है। तो मेन मेमोरी में और आपके जो है प्रोसेसेस को मूव करने का काम करता है। ये विभिन्न एप्लीकेशंस को, विभिन्न प्रोसेसेस को मेमोरी देखता है, ट्रैक करता है कि उनको कहाँ पर कितनी मेमोरी चाहिए, और उसी के अनुसार जो है वो मेमोरी को अलॉट करता है। अगर आपकी मेमोरी ज्यादा नहीं है, इंटरनल मेमोरी ज्यादा नहीं है, रैम में मेमोरी ज्यादा नहीं है, तो ये क्या करता है कि हार्ड ड्राइव पर एक वर्चुअल बना देता है, मेमोरी जोन बना देता है। और जब हमारी एप्लीकेशंस को ज्यादा मेमोरी की जरूरत होती है तो ये उस वर्चुअल में उस एप्लीकेशन को जगह दे देता है, और जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो वो मेमोरी अपडेट कर देता है, जिससे कि वो दूसरी एप्लीकेशंस को अलॉट हो सके। तो इस तरीके से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है वो मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे के, आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ करें प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। आवाज, बच्चे की भी आवाज आ रही है प्लीज। मैम पीपीटी शो नहीं हो रही है। मैम पीपीटी वॉइस बहुत सब सही है, आप अपने यहाँ का नेटवर्क चेक करें या रिज्वाइन कर लीजिए। प्लीज माइक ऑफ रखिए, ऐसे बहुत डिस्टर्बेंस होती है। जैसा कि हम के और भी कहते हैं मुख्य हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना। आपकी जो भी एप्लीकेशन से रिक्वायरमेंट आती है इनपुट आउटपुट की, मान लिया मैंने कोई एप्लीकेशन में डिस्प्ले करना है, प्रिंटर पे या प्रिंट करना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, तो ये सारी उस रिक्वायरमेंट को देखते सिस्टम, और उसके अनुसार फिर उन कहते हैं एप्लीकेशंस को, उस कार्य को उन डिवाइसेस को अलॉट करता है, और उन डिवाइसेस को अलॉट करने के बाद वो प्रोग्राम जो हैं हमारे निष्पादित होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस तरीके से ये इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके बाद आता है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पहले कहा कि बहुत सारे जब प्रोग्राम्स आते हैं तो ये निर्धारित करता है कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा। हर प्रोग्राम को ये प्रायोरिटी देता है कि कौन सा प्रोग्राम नंबर 1 पे होगा, नंबर 2 पे होगा। तो ये क्रम का निर्धारण करता है कि किस क्रम में आपके सारे प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद एरर डिटेक्ट, आपने देखा होगा अक्सर कि अगर हम डिवीजन बाय 0 देते हैं, अगर अपने किसी मैथमेटिकल उसमें, या कभी कभी जो है हमारा कनेक्शन का फेलियर हो जाता है, या हमारी कोई डिवाइस जो है, इनको डिवाइस काम नहीं करती है ढंग से, उसके ड्राइवर काम नहीं करते हैं ढंग से। कई बार देखा होगा कि प्रिंटर वर्क नहीं करता है क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं करता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं उनके। तो या अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो जाता है। अर्थमेटिक ओवरफ्लो का सेंस ये है कि मान लिया उस एप्लीकेशन में इंटीजर नंबर लेने और आपने उसे फ्लोट नंबर में उसका जो नंबर वो डेसिमल्स में आ गया, या डेसिमल का प्रिसीजन बहुत अधिक है, तो वहां पर आपका अर्थमेटिक ओवरफ्लो हो जाता है। तो इन सब चीजों की हैंडलिंग, ये एक तरीके के एक्सेप्शंस होते हैं, और इनकी हैंडलिंग होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो जितने भी एरर्स होते हैं उनका एरर्स का पता लगाना, फिर उनकी डीबगिंग करना, ये सारा कार्य जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रकार से अगर नहीं है आपके ऑपरेटिंग उसमें सिस्टम में, या आपके डिवाइस पर सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन सही प्रकार से रन नहीं कर सकती हैं। उसके बाद यह जॉब अकाउंटिंग का काम
ये सारे ट्रैक रखता है कि कौन सा, जैसे डिफरेंट यूजर्स अगर लॉग इन कर रहे हैं तो उन्होंने कौन सी फाइल कब खोली। आपने देखा भी होगा कि आप सर्चिंग में जाकर बैकअप फाइल से जो पुरानी फाइलें जो खुली हैं वो कब खुली थी, कैसे खुली थी, उनको आप लिख कर भी सर्च में आप निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, वो एक तरीके की लॉगिन है उन सारे फाइल्स की, वो लॉगिन रखता है कौन सा यूजर कब लॉगिन करके अपने अकाउंट से एंटर किया, उस सिस्टम को कब खोला, वो सारी ट्रैकिंग आपका करता है। तो इस तरीके से जॉब अकाउंटिंग का कार्य भी ये करता है। आगे के मुख्य कार्यों में हम इसके बारे में जानते हैं। फाइल और स्टोरेज मैनेजमेंट, जितने भी हम फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, जो भी डायरेक्टरीज बनाते हैं, तो उन सब में फाइल्स को बनाने का काम, डिलीट करने का काम, उन्हें सुरुचिपूर्ण से रखने का काम, ये सारा काम जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये फाइल मैपिंग का भी काम करता है और आप फाइल के बैकअप भी इससे ले सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है फाइल स्टोरेज के, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अब आता है सुरक्षा प्रबंधक, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं और पासवर्ड से ऑथराइजेशन करता है, वो ऑथेंटिकेशन करता है आपके, कि अगर आपका पासवर्ड सही नहीं है तो चाहे आपका ही सिस्टम है लेकिन वो बार बार आपसे पासवर्ड मांगता है, यानी कि वो आपको ऑथराइज करता है, ऑथेंटिकेशन करता है कि आप सही यूजर हैं। तो ये एक तरीके से कोई भी यूजर आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को, फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो वहाँ ये जो है बहुत ही अधिक सुरक्षा का मैनेजमेंट करता है, अनऑथराइज पहुंच को रोकता है। तो इस तरीके से और एक काम है ये नेटवर्क मैनेजर का काम। अगर हम लैन और वैन से अपना बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना चाहते हैं, पे ये हमको नॉर्मल स्ट्रक्चर प्रदान करता है, बुनियादी नेटवर्किंग की हमको संरचना प्रदान करता है, जिसके द्वारा जो है हम अपना उसमें जुड़ सकते हैं नेटवर्क। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या मुख्य मुख्य कार्य हैं। अब आइए जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। आपने ज्यादातर सुना होगा कि ये तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ये मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है, या ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, रियल टाइम आप बहुत ज्यादा यूज भी करते हैं, मतलब हम डेली की लाइफ में शायद यूज करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हम इनके बारे में जानेंगे। एक एक करके आइए जानते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ही यूजर काम करता है, और जहां तक है कि ये बात सही भी है कि एक ही यूजर काम करता है, लेकिन इसका जो अर्थ है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक समय पर एक ही कंप्यूटर पे रन कर सकता है, यानी कि इसको हम 2-3 कंप्यूटर पर एक समय पे रन नहीं कर सकते। एक समय पर ये एक ही कंप्यूटर पर चलेगा, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फिर एक ही यूजर इसको यूज करता है। और इसके उदाहरण जो है हमारे पास MS-DOS है, बहुत पहले जो आता था वो MS-DOS था, फिर विंडोज आए, विंडोज में अब अलग अलग भी आने लगे हैं, पाम टॉप का आप यूज करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारे पास 2 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क एक काम कर सके, और मल्टी टास्क यानी कि जो बहुत सारे काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम जैसे आपका पाम टॉप है, आपका पॉकेट पीसी है, MS-DOS है, ये एक टाइम पर एक ही टास्क को संचालित करते हैं, और ये हमारे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मल्टी यूजर आप अपना डेस्कटॉप ही ले लीजिए, आप अपना लैपटॉप ही ले लीजिए, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे रन रहा है विंडोज, और उस पर जो है आप बहुत सारे कार्य, आप विंडोज की फाइल भी खोले हुए हैं, आप ब्राउजर भी, आप गाने भी सुन रहे हैं। तो ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ जाता है। सिंगल यूजर है लेकिन मल्टीटास्क इसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है
के सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या लाभ है? एक तो ये इजी है, आसान है मेंटेन करना, क्योंकि एक पर्सन एक ही समय में इसको यूज कर रहा है, रिसोर्सेज भी कम यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है और कार्य करना इसमें सरल हो जाता है और डीबगिंग करना भी आसान होता है। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत इजी होते हैं मेंटेन करने के लिए। नुकसान की संभावना भी कम होती है क्योंकि एक ही सिस्टम पे इसकी हैंडलिंग हो रही है, तो इस तरीके से ये लेस चांस होते हैं इसको। प्लस आपने देखा होगा कि ये एक समय में एक ही टास्क ज्यादातर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो एक ही टास्क पर ध्यान देता है, तो इस तरीके से वर्किंग जो होती है वर्कलोड कम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आराम से कार्य कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इनके क्या एडवांटेजेस हैं। इनकी कुछ कमियां भी हैं। आपका कार्य करने में बहुत देर लगती है, आपको बहुत सारे काम करने हैं अगर, तो आप एक साथ जो है कई सारे काम पूरे नहीं कर सकते, तो इसमें समय ज्यादा लगता है। दूसरी बात यह है कि आइडियल टाइम बहुत ज्यादा है। सीपीयू जो है, मान लिया एक आपका आपने प्रिंट के लिए दे दिया ऑप्शन, तो आपका सिस्टम प्रिंट कर रहा है, इनपुट वो प्रिंटर डिवाइस जो है आपका प्रिंट कर रही है, तो समय में सीपीयू आपका आइडियल बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता और सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है वहां पर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर निष्क्रिय समय बहुत अधिक होता है। अब आगे के लिए जानते हैं हम। अगला हमारा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है कि ये सिस्टम जो है हम कई कंप्यूटर्स पर रन कर सकते हैं। रन क्या कर सकते हैं, ये एक कंप्यूटर पर रहता है और ये जो है विभिन्न कंप्यूटर इसके साथ जुड़े होते हैं और वो सारे ही कंप्यूटर्स इसके संसाधनों को, रिसोर्सेज को, इसके हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस तरीके के सिस्टम है वो यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज 1000 वर्जन है, VM 386 है, ये सारे ही आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम एक ही दो या दो से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकता है और नेटवर्किंग के द्वारा ये जुड़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसर का यहाँ पर यूज होता है। आगे इसके जानते हैं एडवांटेजेस हम। इसमें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कई कहते हैं यूजर रिक्वेस्ट पर एक साथ कार्य होता है, तो इसलिए रिसोर्सेज का बहुत ही एफिशिएंटली यूज होता है। आपने देखा होगा अक्सर कैफे वगैरह में जाते हैं, एक सेंट्रल प्रोसेसर में एक वो लगा रहता है, बाकी सारे सिस्टम उसके साथ नेटवर्किंग में जुड़े रहते हैं। वहीं से एक सिस्टम से आप प्रिंट का ऑप्शन दे सकते हैं, वहीं से आप जो है कहते हैं वो नेटवर्किंग में अगर आपका इंटरनेट से जुड़े हैं, एक पर इंटरनेट चल रहा होता है और बाकी सब भी इंटरनेट एक्सेसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज का बहुत ही एफिशिएंट यूज होता है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो जाहिर है कि वो बढ़ेगी कि जब सारे सिस्टम एक साथ कार्य कर सकते हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज को पूरा उसका लाभ उठा सकते हैं, तो इसमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है और हर समय आपका सीपीयू किसी ना किसी सिस्टम के कार्य में लगा रहता है, वो आइडियल नहीं बैठता है। तो यहाँ पर भी जो है आपका यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत अधिक होता है। परंतु इसके कुछ कमियां भी हैं। इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन को बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाइयाँ आती हैं कि इसके लिए एक वेल वर्स्ड पर्सन होना चाहिए जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को समझ सके, उसको मेंटेन कर सके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक यूजर का डेटा दूसरा यूजर एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ सुरक्षा की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो और डेटा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि डेटा आपका सुरक्षित नहीं है, डेटा कोई भी आपका एक्सेसिंग कर सकता है, तो ये थोड़ी सी इसमें कमी है। हम आगे बढ़ते हैं। इसका जैसे मैंने बताया कि विन्यास जटिल है
और इसे संभालना और मेंटेन करना मुश्किल है। डेटा इसमें इनकंसिस्टेंट हो सकता है और हमें डेटा को एक दूसरे से सुरक्षित रखना पड़ेगा, और इसलिए इसके लिए बहुत ही आपको सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब हम आपको बात करते हैं वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम की। विपरीत ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न जितने भी बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो लैन या वैन के माध्यम से नेटवर्क में जुड़ते हैं और ये आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूजर को एक साधारण ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह दिखाई देता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसका प्रोग्राम जो है वो कई सिस्टम पर क्या कर रहा है, रन कर रहा है। उसकी जो फाइल्स हैं वो कई सिस्टम पर कहते हैं स्टोर है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग का प्रयोग करके जो है वो रियल टाइम में एप्लीकेशन को और यूजर को सेवाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पर जो है फाइल्स कहाँ पर स्टोर हैं, मतलब एक जो यूजर है उसको ऐसा लगता है कि जैसे सारा काम बस एक ही जगह हो रहा है, उसे वर्चुअली सब कुछ एक ही जगह पर नजर आता है। लेकिन ऐसे इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके एल्गोरिदम बहुत डिफरेंट होते हैं और उनको मेंटेन करना, संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके उदाहरण जो हैं वो एमीबा, इंगल, कोरस, अल्फा कर्नेल हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम इनके बारे में पढ़ते हैं एडवांटेजेस के बारे में। आपने बिल्कुल देख सकते हैं कि यूनी प्रोसेसर से ये ज़्यादा ही विश्वसनीय है। अगर कोई हार्डवेयर इनमें खराब भी हो जाता है तब भी ये सिस्टम नेटवर्क में कार्य करता रहता है। इसमें मल्टीपल सीपीयू का प्रयोग होता है, तो आपके प्रोग्राम कई जगह एक साथ रन कर सकते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बहुत अधिक होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन, जहाँ भी आपके बहुत सारे कंप्यूटर एक सिस्टम से जुड़कर काम करेंगे और उनके प्रोग्राम कई प्रोसेसर पर उस पर काम करते हैं, तो वहां पर जो है आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अधिक होता है और इसी के लिए ये सारे सिस्टम्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इनका निर्माण किया गया है। यहाँ पर रिसोर्सेज को भी साझा किया जाता है। अगर आप एक प्रिंटर है, जैसा कि हमारा मल्टी यूजर में भी होता है कि एक प्रिंटर है वो सारे सिस्टम यूज कर सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट में भी यहाँ पर लागत में कमी आती है और इसे कई रिसोर्सेज के साथ हम जोड़ सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी कमियों के बारे में। फिर वही समस्या है कि यहाँ पर क्योंकि हम बहुत सारे सिस्टम एक ही उस पर काम कर रहे हैं तो डेटा सुरक्षित नहीं रहता, सिक्योरिटी की फिर प्रॉब्लम आती है और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ये भी है कि नेटवर्क में मैसेजेस, आपने अक्सर देखा होगा कि आप अगर बातचीत कर रहे हैं या कहते हैं आप फोन पर जब बातचीत करते हैं, नॉर्मल अगर आप समझें तो कई बार जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम से आपके मैसेजेस जो है इंटरप्ट हो जाते हैं, वो मैसेजेस आप तक नहीं पहुंच पाते। तो इसी प्रकार से जब ये नेटवर्किंग में जुड़ते हैं तो यहाँ पर भी कुछ मैसेजेस खोने के चांसेस रहते हैं। वो होता तो ऐसा है कि दोबारा से मैसेजेस को रीसेंड कर दिया जाता है। एक सिस्टम इस तरीके से वर्किंग करता है कि वो दोबारा से मैसेजेस को सेंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैसेजेस खोने के चांसेस रहते हैं। बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आप नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण से आप कह रहे हैं कि आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही या आपकी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही, तो वो भी एक तरीके का आपका बैंडविड्थ की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। ओवरलोडिंग की भी समस्या है यहाँ पर। ओवरलोडिंग की समस्या है यहाँ पर कि अगर आपका डेटाबेस लोकल सिस्टम पर है तो उसको एग्जीक्यूट करना और उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरलोडिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ऑल ओवर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का आजकल बहुत यूज होता है। अब आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप देखें कि आप कई बार कोई क्वेरी डालते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है आपको विद इन अ सेकेंड,
अब जैसे ही आपने कोई भी क्वेरी डाली, कोई भी डेटा वहां पर प्रोसेसिंग के लिए डाला, या आपने रेलवे रिजर्वेशन के लिए आपने कोई भी प्रोसेसिंग के लिए अपना सर्च आउट करने के लिए डाला, आपको तुरंत ही एकदम से रिस्पांस मिलता है। तो वहां पर जो काम करते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जहां पर कि रियल टाइम में प्रोसेसिंग में रिक्वेस्ट यूजर की जाती है, यूजर प्रोसेस होता है, और जो रिस्पॉन्ड होता है उसमें बहुत ही कम समय लगता है, बफर टाइम बहुत कम होता है वहां पर। और प्रोसेसिंग जो है 1/10 सेकेंड तक, यानी कि इससे भी कम समय में कभी कभी आपको रिस्पांस मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि यहाँ पे प्रोसेसिंग बहुत ही रियल टाइम में होती है। मतलब आपको लगता है कि जैसे मैंने सामने वाले से बोला और उसने तुरंत मुझे रिस्पॉन्स दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर रियल टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पर यूजर की प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट को करते ही तुरंत परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। आपने देखा होगा रेलवे रिजर्वेशन का, आप अगर आपका नेटवर्क प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो जैसे ही आप क्वेरी डालते हैं आपका क्वेरी का रिस्पांस तुरंत आ जाता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यही कहलाते हैं। यहाँ पर यूजर को समय का कोई अंतर नहीं पता चलता है। रियल टाइम सिस्टम जो है मोस्टली रोबोटिक्स के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टीमीडिया के लिए, एनिमेशन के लिए, और हमारी गवर्नमेंट जितनी भी साइट्स हैं या हमारे मिलिट्री सर्विसेज हैं वहां पर इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही अधिक प्रयोग होता है। इसके जो उदाहरण है वो लाइनेक्स है, विंडोज सीई है, जो वास्तविक में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम आगे जानते हैं टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लाभ। आप जैसा जान सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसको शॉर्ट में कहा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को RTOS। तो RTOS जो है सारे जो रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है और डाउन टाइम बहुत कम होता है। तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है। इसके साथ ही आप बहुत ही कम समय में वर्क को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपने देखा होगा फाइल्स तुरंत आपकी ट्रांसफर हो रही हैं, आपका डेटा तुरंत ट्रांसफर हो रहा है। तो वो क्या है कि आप विद इन अ सेकेंड अपनी फाइल्स को आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो ये सारा काम आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इधर से भी आप अगर एक एग्जांपल लें कि आप मेल में भी, अगर चैट में भी, वो खैर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर एक तरीके से समझा जाए कि आप मेल करते हैं उधर अगर वो पर्सन सिस्टम पर है, उस समय नेटवर्क में है, मेल ओपन किया है तो उसको तुरंत मैसेज वो मिल जाता है। तो एक तरीके से ये जैसे ही आपने यहाँ से रिस्पॉन्ड किया वहां पर उसको उससे फॉरवर्ड होके मैसेज वहां पर मिल गया। तो ये सारा काम जो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो रहा है। यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत कम है। जैसे ही आपने वही इसका मेन आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क ही इसी पे कर रहा है कि जो भी काम है आप तुरंत दे रहे हैं और तुरंत आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा है। तो वेटिंग टाइम यहाँ पर बहुत कम है। और ये जो है एम्बेडेड सिस्टम में भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है। एम्बेडेड सिस्टम का आप मतलब समझ सकते हैं कि अगर आप अपना OTG यूज कर रहे हैं, अवन यूज कर रहे हैं, आप अपनी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो आपके RTOS ही होते हैं। इसकी कमियां इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा संसाधन की, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मल्टीटास्किंग कम है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक समय पे बहुत सारे काम नहीं कर सकता है। आपने एक वर्क दिया बस उसी को तुरंत ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ मल्टीटास्किंग भी कम है। इसका एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्स है। इसके लिखने के लिए डेवलपर्स को बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। उनको इसकी मतलब बहुत ही जटिल एल्गोरिदम होते हैं इसके। बहुत ही, अगर आप एज अगर प्रोग्रामर है तो आप समझ सकती हैं कि वहां पर किस प्रकार की हमें एल्गोरिदम लेनी पड़ती है। थ्रेड प्रायोरिटी भी इसमें कम है। थ्रेड प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर हमने कोई काम दिया तो वहां पर एक साथ कई कामों के लिए थ्रेड्स उत्पन्न हो जाती हैं। आप मान सकते हैं कि जैसे वर्ड पे मैंने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, मैंने वहां पर उसका फॉन्ट कलर चेंज किया, उसका वो किया, तो उसी साथ एक साथ कई थ्रेड्स काम के लिए
जैसे प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में कई थ्रेड्स भी होते हैं जो अलग अलग वर्किंग करते हैं, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो वहां पर जो है ये थ्रेड प्रायोरिटी को नहीं देता है, महंगा है, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे रिसोर्सेज का इसमें प्रयोग होता है, तो इसकी प्रोग्रामिंग करना भी आसान नहीं है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ये जाने हैं और आपको, मैं समझती हूँ कि आपको सही लगा होगा। देन आते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग, जैसा कि हमारे नाम से ही पता है कि प्रोसेसर, इसमें कई प्रोसेसर, कई सीपीयू का यूज होता है। इसमें आप उनका एक सेंट्रल प्रोसेसर होता है जो बहुत सारे प्रोसेसर्स का एक तरीके से मास्टर एंड स्लेव की यहाँ पे कहानी आती है कि एक मेन प्रोसेसर है, वो सारे ऑपरेटिंग जो और सीपीयू हैं उनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कॉपी होती है वो सभी सीपीयू के पास होती है। यहाँ पर सारी कॉपीज जो होती हैं, जो सारे सीपीयूज में हैं, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, और कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो विभाजित कर दिया जाता है सभी के पास, और प्रोग्राम आपका जल्दी से क्या होता है, रन होता है। तो यहाँ पर भी कहेंगे कि आपका सिस्टम का रिसोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से यूज हो रहा है, प्लस जो है थ्रूपुट में यहाँ पर बहुत अधिक वृद्धि होती है। थ्रूपुट का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब कार्य बट जाता है, जब कार्य बट जाता है तो थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक द्विवेदी सर से पहले यूनिट टाइम, हम यूनिट टाइम में जब अधिक से कार्य को कर लेते हैं, मतलब सीपीयू यूनिट टाइम में जब मैक्सिमम प्रोग्राम्स या मैक्सिमम वर्क को कर लेता है तो वो आपके सीपीयू का थ्रूपुट कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर कार्य प्रोसेसर्स के बीच, बहुत सारे प्रोसेसर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है और कार्य बहुत अधिक जल्दी पूरा होता है, तो ये एक तरीके से इसका लाभ है कि यहाँ पर जो है थ्रूपुट में अधिक वृद्धि है, कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी इनपुट डिवाइसेस है, जो बसेस हैं, ये सारी क्या करती हैं, शेयरिंग में होती हैं, सबको, सारे प्रोसेसर्स इसको शेयर कर पाते हैं, जैसे यहाँ पर कॉस्ट की सेविंग होती है। रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी मैम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। जी, रिलायबिलिटी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि हम विश्वास कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस सिस्टम पर अपना प्रोग्राम रन कर रहे हैं या प्रोग्राम अपना प्रोसेसिंग के लिए दे रहे हैं तो हमारा एग्जीक्यूट जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर प्रोसेसर के बीच में वर्किंग आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, मान लिया एक प्रोसेसर अगर आपका खराब हो भी जाता है तो वो जो उसका कार्य है वो औरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, भले ही आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, हो सकता है कि थ्रूपुट में थोड़ा सा कमी आ जाए, काम धीरे पूरा हो, गति धीमी हो, स्पीड कम हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि काम पूरा जरूर हो जाएगा। यहाँ इसका मतलब है कि हम रिलायबल रहते हैं कि हमारा प्रोसेसर काम करके देगा, तो इसमें रिलायबिलिटी रहती है। आगे इसके जानते हैं हम कमियां, क्योंकि ये एक दूसरे से संचार कर रहे होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य आपने देखा होगा कि हम 4 लोग अगर बातें करते हैं या 4, 5, 10 की टीम होती है तो थोड़ा सा बीच में कहीं कहीं कोऑर्डिनेशन कम कभी कभी हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है यहाँ पर, तो उसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब बहुत सारे प्रोसेसर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम को संभालना मुश्किल होता है। इसमें मेमोरी की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि मल्टी प्रोसेसर है और प्रत्येक प्रोसेसर को मेमोरी की जरूरत होती है, तो यहाँ पर मेमोरी की नीड भी बहुत अधिक होती है। दूसरी बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, डेडलॉक। अक्सर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देती है। डेडलॉक का मतलब होता है कि अगर आपके पास 3-4 प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं और उन प्रोग्राम्स को डिवाइड कर दिया गया है बहुत सारे प्रोसेसर्स के बीच में, अब एक प्रोसेसर जो है इनपुट
कि किसी डिवाइस पर काम कर रहा है, कोई इनपुट आउटपुट की रिसोर्स पर काम कर रहा है, तो वो उस रिसोर्स को लेकर बैठा हुआ है और वो जब तक नहीं लीव करता, जब तक कि उसका काम पूरा नहीं होता, इस दौरान अगर दूसरे कहते हैं आपके प्रोसेसर को उस इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो तब तक वेट करता रहेगा जब तक कि वो पहला प्रोसेसर उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या होता है कि एक गतिरोध पैदा हो जाता है। अगर इसी तरीके से तीसरे को भी उसी समय में इनपुट आउटपुट के किसी मान लिया प्रिंटर की जरूरत है, पहले वाले ने प्रिंटर ले लिया, दूसरे वाले को भी प्रिंटर की जरूरत थी लेकिन वो वेट कर रहा है, फिर तीसरे वाले को भी जरूरत थी उसी समय लेकिन वो भी प्रिंटर का वेट कर रहा है, तो एक तरीके से क्या होगा, डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है कि पहले वाले जब देगा तब दूसरा वाला लेगा। अब पहले वाले को मान लिया जो है स्कैनर की जरूरत थी और चौथे वाले ने स्कैनर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, फिर वो तब तक बैठा रहेगा, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एक डेडलॉक की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। प्रदर्शन यानी कि आपका परफॉर्मेंस पे प्रभाव पड़ता है। कभी कभी जब प्रोसेसर काम नहीं करते, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक तरीके से ये पॉजिटिव भी है तो कहीं कहीं नेगेटिव भी हो जाता है कि प्रोसेसर जब एक कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको दूसरे प्रोसेसर्स में काम दे दिया जाता है और काम पूरा होने में टाइम लगता है, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार से मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ये कुछ कमियां थी। अब आते हैं हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम जैसे बताता है, मल्टी माने कई और टास्किंग माने काम। ये अक्सर हम करते हैं, अपने फोन पर भी करते हैं, गाने सुन रहे हैं, साथ में चैटिंग भी चल रही है और आपके डेस्कटॉप पे भी होता है, आपके लैपटॉप पे भी होता है, यानी कि एक ही सिस्टम पर हम एक साथ कई कार्य करते हैं। और इस तरह के कार्यों में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का बहुत ही अधिक क्या करते हैं, संसाधनों का लाभ उठा पाते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सभी वर्क पर, सारे रिसोर्सेज पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वर्किंग किस तरीके से चल रही है। इसके उदाहरण जो हैं वो आपके यूनिक्स है, लाइनेक्स है, विंडोज 2000 है और सारे जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं वो सारे आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। वही बात कि यहाँ पर एक समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंक्रीज होकर आती है। लेकिन क्योंकि काम पूरा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हमारे फोन पर अगर हम कई सारे या अपने लैपटॉप पे भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कई सारे प्रोग्राम जो ओपन कर दिया है तो या उनको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि वहां पर सभी प्रोग्राम्स को मेमोरी की नीड होती है, मेमोरी अलॉट कर दी जाती है और प्रोग्राम थोड़ा सा रन करने में थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये इसकी मल्टीटास्किंग की आपके पास जो है कुछ कमियां हैं। तो हमने ये कुछ प्रमुख प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना कि ये किस प्रकार के हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप विंडोज, मेरे ख्याल से 90% ऑफ यूजर जो है वो विंडोज से परिचित है कि विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोस्टली ये इंटेल और एएमडी प्रोसेसर्स पर प्रयोग किया जाता है। विंडोज की आपकी सबसे बड़ी बात आपने जो देखी होगी कि विंडोज में हर चीज आपको ग्राफिक्स के रूप में नजर आती है। इसका जो इंटरफेस है वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। एवरीथिंग आप जो देखेंगे वो आइकॉन में होगी, आप माउस से क्लिक करेंगे, आपको कमांड यहाँ पर जैसे MS DOS पर या यूनिक्स पर आपको कमांड्स याद रखने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर कमांड्स रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ओपन करना है, डिलीट करना है, व्हाटएवर सेलेक्ट करना है, जो भी आपको काम करना है आपको जो है उसके बने बनाए ऑप्शंस मिलते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि कमांड को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप सारा नेविगेशन जो है वो माउस के थ्रू करते हैं। आइए अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। क्योंकि
हमारा जो विंडोज़ है वो 95% 90 to 95% यूज़र इसका इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में कर रहे हैं। तो जो इसके ड्राइवर्स होते हैं, जो इसके हार्डवेयर के ड्राइवर्स होते हैं, विक्रेता उसको बनाने में बहुत ही सहूलियत महसूस करते हैं क्योंकि उनके ड्राइवर जल्दी बिकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके विंडोज़ के हार्डवेयर के डिवाइसेस के ड्राइवर्स आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट जो है, अगर आपने पहला वर्जन यूज किया हुआ है तो दूसरे वर्जन पे आपको ट्रांसफर करने में बहुत ही कम समय में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है विंडोज क्योंकि यूजर फ्रेंडली है, कोई भी नया व्यक्ति अगर कंप्यूटर सीख रहा है तो वो आराम से जो है क्या कहते हैं इसको सीख सकता है। प्लस यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए प्लेटफॉर्म में, इस प्लेटफॉर्म पर गेम वगैरह खेलने के लिए भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही मतलब अच्छी वो देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज बहुत ही अच्छी सुविधाएं देता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, तो इसलिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। एक इसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा है। आपको हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए जो है आप प्लग एंड प्ले से बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। उनको जोड़ने के लिए आपको कोई भी मैनुअली नहीं जोड़ना है, या आपको जो है कहते हैं उनके लिए कोई कमांड, स्पेशल कमांड या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं लिखने हैं। तो यहाँ प्लग एंड प्ले की सुविधा बहुत ही अच्छी है। कमियां, आपने देखा होगा कि अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अगर कंप्यूटर पे अगर आप जाते हैं मार्केट में और आप कहते हैं कि हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इसमें इंस्टॉल कराना है, तो नियर अबाउट 5,000 to 7,000 रुपीज इसमें लगते हैं। तो इसका मतलब है कि विंडोज पर कोई भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऐप या माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप करते हैं, तो ये सारे बहुत ही उत्पाद जो हैं इसके महंगे हैं। इसमें क्योंकि उच्च क्वालिटी के रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो रैम और हार्ड ड्राइव और ग्राफिक जो आपके कार्ड वगैरह हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी ये अच्छे से वर्क करता है। दूसरा, जब हम कई प्रोग्राम इसमें बहुत सारे अपने लोड कर देते हैं तो सिस्टम हमारा थोड़ा सा हो जाता है। दूसरी तो महत्वपूर्ण बात इसके साथ है वायरस अटैक। प्लीज अपना माइक ऑफ करें प्लीज। हाँ, यहाँ पर जो है वायरस के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। विंडोज़ में वायरस अटैक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूज़र इसको यूज़ कर रहा है। तो जितने भी हैकर्स हैं, जितने भी वायरसेस बनाने वाले, वायरस कौन बनाता है? एक डेवलपर ही बनाता है उसको। तो वो जो है इसके लिए वायरस बहुत आसानी से मतलब वायरस की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो इसमें वायरस की अटैक, वायरस के द्वारा हैकिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। आइए अब जानते हैं हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत ही प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, यूनिक्स का वर्जन है, जो बहुत बढ़िया डेवलपर हैं और वो ज़्यादातर यूनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिक्स में सोर्स कोड ये फ्री है, ओपन फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका सोर्स कोड फ्री है। सोर्स कोड फ्री होने का मतलब या फ्री सॉफ्टवेयर होने का मतलब क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर होने का मतलब होता है कि आप उस सॉफ्टवेयर को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आप अगर उसमें चाहें तो आप उसकी सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसके यूज़ करने के लिए फ्री है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और इसको यूनिक्स की मतलब लोकप्रियता देखते हुए इसको बनाया गया है। इसमें बहुत कुछ यूनिक्स जैसा ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। लाइनेक्स का अगर आप लोगों ने विंडोज का जैसे लोगो होता है, उसी तरीके से लाइनेक्स का ये लोगो होता है। लाइनेक्स का जो आर्किटेक्चर है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लाइनेक्स में सबसे अंदर जो फर्स्ट इंटरनल लेयर जो होती है वो हार्डवेयर की होती है, जहां पर सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो हमारी कर्नल लेयर कहलाती है।
और यही कर्नल लेयर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट है। यही वो भाग है जो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज से सीधा इंटरेक्ट करता है, सीधा उनके पास सारे आपके कमांड्स देता है। उसके ऊपर जो है हमारा शेल है, शेल हमारा एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये यूजर और कर्नेल के बीच में एक लेयर का काम करता है। जो भी इंस्ट्रक्शन या कमांड इसको यूजर से मिलते हैं या यूजर एप्लीकेशन से मिलते हैं, ये आपके कर्नल तक पहुंचाने का काम करता है। और कर्नल जो है वो इसका इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर रिसोर्सेज तक पहुंचाता है। और इसके ऊपर सबसे ऊपर जो है शेल के ऊपर आपका यूजर एप्लीकेशंस रन करती हैं। इसके आगे हम इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पोर्टेबिलिटी अगर आप नॉर्मल तरीके से समझें कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, तो पहले डेस्कटॉप हुआ करता था जिसको आप एक जगह अगर अपने रूम में रख देते थे तो वो वहीं पर रहता था, आप उसे उठाकर कहीं और ले जा नहीं सकते थे। तो हमारा जो है पोर्टेबिलिटी से यहाँ मतलब क्या है, हमारा लैपटॉप आया, हमारा पामटॉप आया, हमारे मोबाइल आए, आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये मतलब होता है पोर्टेबल। अब पोर्टेबिलिटी यहाँ कैसे वर्क करती है कि हमारा जो लाइनक्स सिस्टम है वो किसी भी प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। लाइनक्स को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म पर इसकी कर्नल की स्थापना कर सकते हैं, इसको एस्टेब्लिश करके आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर पोर्टेबल है, मतलब काम किया जा सकता है। हमने जैसा डिस्कस किया कि ये ओपन सोर्स है। अगर आज आपको हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमें विंडोज़, कई लोग तो उसका क्रैक वर्जन भी लेते हैं कि भाई हमें मिल जाए और हम अपने सिस्टम पर ऐसे ही इंस्टॉल कर लें। हम असेंबल कराते हैं मान लिया अपना डेस्कटॉप, तो चाहते हैं कि हमारा विंडोज़ जो है हमको ऐसे ही रन करते हुए मिल जाए। तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें फ्री का सॉफ्टवेयर मिले। आज भी हम कोशिश करते हैं कि हमें फ्री का सॉफ्टवेयर मिले क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने महंगे हैं। तो यहाँ पर लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स है, स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, कोई आपको पैसे नहीं खर्च करने, और जितने डेवलपर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इसके पीछे लाइनक्स है, यूनिक्स है, इनके पीछे एक टीम वर्क करती है, एक समुदाय वर्क करता है। वो समुदाय जो भी चेंजेस लाने हैं और चेंजेस लाने हैं और लगातार इसका विकास करता है। तो इस तरीके से आपका जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स के रूप में बहुत ही अच्छी तरह प्रयोग करता है। बहु उपयोगकर्ता लाइनक्स में जो है एक साथ मेमोरी पर, एप्लीकेशन प्रोग्राम पर, सिस्टम रिसोर्सेज पर एक साथ कई यूजर्स वर्क कर सकती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यानी कि एक समय पे हम बहुत सारे प्रोग्राम भी इसमें चला सकते हैं। इसका फाइल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये बहुत ही स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर देता है। फाइलों को व्यवस्था जो होती है, आप बहुत आराम से अपनी फाइल्स तक जो डायरेक्टरीज बनती हैं, जो इनके कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, वो बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इसकी कमियों के बारे में। हाँ, यहाँ पर एक बात और है कि ये सुरक्षा भी बहुत अच्छी प्रदान करता है, क्योंकि एक तो लाइनक्स बहुत ही कम मतलब नॉर्मली जो कॉमन मैन है वो कम यूज करता है लाइनक्स। मोस्टली ये डेवलपर्स ज़्यादा यूज करते हैं और इनके लिए जो है वो नहीं बनाए जाते हैं, हैकर्स वगैरह इनके लिए बहुत ज़्यादा वायरस का नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये यूनिक्स से इस पर यूज होता है, तो यहाँ पर जो है डेटा इंक्रिप्शन बहुत अधिक होता है। तो आपका डेटा जल्दी से कोई हैकर या कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर सुरक्षा बहुत ही अधिक होती है। अब जानते हैं इसकी कमियों के बारे में। कमियां, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होता है, तो जितने भी हार्डवेयर डेवलपर्स हैं वो इसके लिए ड्राइवर्स बनाने में थोड़ा सा नहीं बनाते हैं, परेशान रहते हैं कि इतनी जल्दी बिकेगा नहीं। तो जितना कॉमनली वो विंडोज के लिए बनता है उतना इसके लिए ड्राइवर्स नहीं बन पाते हैं। इसमें क्योंकि ज्यादातर कमांड्स लिखे जाते हैं, उतना GUI बेस्ड नहीं है।
वैसे आने लगा है, लेकिन अभी जो पुराने अभी चल रहे हैं तो उतना कम, मतलब इसमें यूजर इंटरफेस उतना बढ़िया नहीं है, सारे कमांड्स लिखने पड़ते हैं। तो जो शुरुआत में जो आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है या जो डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, उनको इसको सीखने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी बहुत कम हैं। जिस तरीके से आप विंडोज़ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा-सा एप्लीकेशंस को यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, सारे ऑप्शंस हमें नहीं मिल पाते। आइए अब जानते हैं हम बहुत ही बढ़िया मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद हमारे स्टेटस का भी वो होता है कि हमारे पास मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। एप्पल के द्वारा टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट सब बनते ही हैं, और ये पहला GUI बेस्ड और पहला माउस को उपयोग करते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ग्राफिकल GUI बेस्ड इंटरफेस को यूज किया गया, माउस को यूज किया गया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एप्पल अपने सॉफ्टवेयर भी खुद डेवलप करता है और अपने हार्डवेयर भी बहुत अच्छे से डेवलप करता है। बहुत ही बढ़िया रहता है मैकिन्टोश का ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिन्टोश के ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ लाभ हैं। इसमें वायरस अटैक कम रहती है, क्योंकि ये यूनिक्स को भी थोड़ा सा संबंधित है, ये यूनिक्स पे भी थोड़ा सा कार्य करता है, तो यहाँ पर जो है वायरस अटैक की संभावनाएं बहुत कम है। इसकी जो कस्टमर केयर, मतलब इसकी जो टीम है, इसके जो इंजीनियर हैं, वो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं वो लोग। और इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में बहुत कम होता है कि आवाज इसके तो आती ही नहीं है इनकी, पता नहीं कहाँ ट्रेनिंग दे रहा है। कान में एकदम घुसाए रहो तो एकदम हल्की हल्की आवाज आएगी। अरे 50 बार तो लिख चुके। हेलो मैम, आप ऑफ करके भी ये सब बातें डिस्कस कर सकते हैं अपने में। सभी लोग सुन रहे हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें जी। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट बहुत अच्छी मिलती है। आपके जो टीम है, एप्पल के जो टीम है, उनके तरफ से कस्टमर केयर जिसे कह सकते हैं, वो सपोर्ट बहुत अच्छी है। और हम आजकल हम जानते हैं कि हम ऐसे ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जी बोलिए। हेलो मैम, स्लाइड नहीं दिख रहा है, स्लाइड दिख नहीं रही है मैम। वो आपके एंड से नेटवर्क इशू है, प्लीज रीजॉइन कर लें। शिवाली मैम, आज डाइट प्रिंसिपल की मीटिंग है इसी के प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज इसको जल्दी वाइंड अप कर लीजिए। 12 बजे से मीटिंग शुरू हुई है सर। ओके मैम, तो मैम नेक्स्ट सेशन फिर कल कर लें हम, जो भी हमारा। यस मैम, कल हम 10:30 फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कल बस ये वाइंड अप हो गया है, बस ये लास्ट है। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है? जी नमस्ते। हेलो हाँ बताएं मैम। मैम प्लीज चैट बॉक्स में लिख आप दीजिए, अपना मैम ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें, मैं मैम आपकी वाइंड अप करिए। हेलो मैम, आपकी आवाज और पीपीटी दोनों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हेलो जी मैम, आप अपना, जी थैंक यू मैम, अपना माइक ऑफ नहीं आ पा रही है। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ रखिए, चैट बॉक्स में प्रॉब्लम लिखिए। शिवाली मैम आप प्लीज कंटिन्यू करिए, हमें दूसरा मीटिंग भी स्टार्ट करनी है। इट्स वेरी लेट। जी बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर जो है हार्डवेयर और प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो लंबे समय तक आपके कार्य करते हैं, और इसमें डिफॉल्ट एप्स बहुत अधिक मिलते हैं। तो इस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार से हमने 3 मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना, क्योंकि समय कम था। तो आगे जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जो आप अधिकतर अपने सिस्टम मोबाइल पर यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स मार्केट में हैं, डेवलपर्स हैं बहुत सारे और आ रहे हैं, जिनके अलग अलग फीचर्स हैं, जिसके कारण से वो यूज किए जाते हैं। तो मैं अपने सत्र को यहीं पर फिनिश करती हूँ। और थैंक यू शिवाली मैम।
आज का ये सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग भी है कल सुबह वापस से 10:30 AM पे हम अपना सेशन रीस्टार्ट करेंगे। प्लीज सभी लोग टाइम पे ज्वाइन करिएगा बिकॉज कल हमारे पास 2 सेशन है करने के लिए और हम सेशन टाइम से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।